रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, अपने चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम BL अग्रवाल के बुक का जो चैप्टर नंबर 13 है, रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेथड्स, उसका लेक्चर नंबर 4 बनाते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट लेते हैं। If in a regression equation y is equal to alpha plus beta x plus epsilon, where epsilon is normal with mean 0 and variance sigma epsilon square, the standard deviation of A, and that is alpha estimator or estimate of the alpha is अच्छा, क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास एप्सिलॉन जो है ये नॉर्मल है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ एप्सिलॉन, और ए हमारे पास अल्फ़ा का एस्टिमेट है। ठीक है, तो कहते हैं कि ए जो है या अल्फ़ा जो है इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो किस चीज़ के बराबर होगी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ अल्फ़ा या ए जो है वो हमारे पास सिग्मा ई डिवाइड बाई एन अंडर द स्क्वायर रूट इस चीज़ के बराबर होगी। ये हमारे पास ए का जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है। ठीक है, और इससे पहले हमारे पास ये वाला जो था ये किस चीज़ का स्टैंडर्ड डिविएशन था? ये स्टैंडर्ड डिविएशन था एप्सिलॉन का। ठीक है, ये हमारे पास ये एप्सिलॉन का नहीं बल्कि बीटा का, यानी बी का जो स्टैंडर्ड डिविएशन था वो इस चीज़ के बराबर था। ठीक है, यह हमारे पास अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, तो बीटा का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इस चीज़ के बराबर है, जबकि अल्फ़ा का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, द फंक्शन 1 ओवर y इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा पावर x प्लस गेमा फॉर अल्फ़ा बीटा गेमा इज ग्रेटर देन 0 represent what? Logistic growth curve, Campert's curve, equilateral hyperbola and exponential growth curve। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए, दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये जो है ये हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, the equation y is equal to alpha beta power minus x for beta is greater than 1 represents, नंबर ए ऑप्शन में है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, नंबर बी में है एक्सपोनेंशियल डिसे कर्व, नंबर सी में है अ पैराबोला और नंबर डी में है नॉन ऑफ द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, एक्सपोनेंशियल डिसे कर्व। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा पावर माइनस एक्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिसे कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, द फंक्शन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब रिप्रेजेंट व्हाट? हाइपरबोला, अ एक्सपोनेंशियल कर्व, अ पैराबोला एंड ऑप्शन डी में है ऑल द अबाव। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है पैराबोला। ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। जब क्यूब तक आप जाते हैं x पावर 1 एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, तो फिर यह इक्वेशन हमारे पास एक पैराबोला इक्वेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द मैथमेटिकल फंक्शन 1 ओवर y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 1 ओवर x रिप्रेजेंट। अच्छा, ये जो हमारे पास ये फंक्शन है ये कौन सी फंक्शन या कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारे पास एक इक्विलेटर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, y is equal to gamma into 1 minus exponential power alpha minus beta x for alpha beta gamma is greater than 0 is known as, ये कौन सा इक्वेशन है? ये हमारे पास है मेस्ट चर्लिच फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, द मैथमेटिकल फंक्शन y is equal to gamma alpha power beta power x for alpha beta gamma is greater than 0 represent what? ये हमारे पास एक कंपर्ट्स कर्व है। ठीक है, अगर एक पैरामीटर के ऊपर दूसरा पैरामीटर है, मतलब एक पैरामीटर का जो हमारे पास इंडेक्स है या पावर है वो दूसरा पैरामीटर हो, और फिर उस पैरामीटर का जो इंडेक्स या पावर हो वो
जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो, तो फिर ऐसे इक्वेशन को हम कंपैक्ट कर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, द एडवांटेज ऑफ ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल इज। अच्छा, ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल का एडवांटेज क्या है? ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल का एडवांटेज जो है ऑप्शन ए में है, वन कैन फिट अ पॉलिनोमियल ऑफ अप्रोप्रिएट डिग्री। ये एक एडवांटेज है ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल का। ऑप्शन बी में क्या है, इट सेव्स टाइम ऑफ कंप्यूटेशन। ये भी एक एडवांटेज है ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल का, क्योंकि ऑर्थोगोनल पॉलिनोमियल में जो है ये टाइम सेव होता है कंप्यूटेशन में। इजी टू फिट इन द इक्वेशन, और ये इक्वेशन में आसानी से फिट हो जाता है। ये तीनों जो है ये इसकी एडवांटेजेस है। ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या है, ऑल द अबाव। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, इफ द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y इज नेगेटिव। अगर इन दोनों के माबेन जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव हो, द रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉट सर्टेन और नन ऑफ द अबाव। जब इन दोनों की माबेन कोरिलेशन कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव हो, तो कोरिलेशन रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है y ऑन x या x ऑन y जो भी हो वो दोनों ही नेगेटिव होंगे, यानी जिसको हम बीटा के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब कोरिलेशन दोनों के माबेन नेगेटिव हो, तो इन दोनों का रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो भी नेगेटिव ही होगा। कोरिलेशन आप जानते हैं कि इसको हम कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, जब r की वैल्यू नेगेटिव हो तो बीटा की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी। ठीक है। और अगर r की वैल्यू पॉजिटिव हो तो बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 60, गिवन द टू लाइन्स ऑफ रिग्रेशन एज 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, द मीन्स ऑफ x एंड y आर। अच्छा, ये गिवन है हमें 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। द मीन्स ऑफ x एंड y आर बट x बार और y बार की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ देखिए आप डियर्स, अगर आप इस इक्वेशन को, लेट्स सपोज हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप यानी इक्वेशन 1 से अगर आप इक्वेशन 2 को माइनस करें, सब्ट्रैक्ट कर ले, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू जो है वो 9 माइनस वाई मिल जाएगी। अब x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, यानी यह x की जगह अगर 9 माइनस वाई आप पुट कर ले, तो फिर आपको y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, यानी 5 आपको मिल जाएगी इससे। ठीक है, अगर आप उसमें कैलकुलेशन कर ले। इसी तरह अगर y की वैल्यू 5 अगर आप इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट कर ले या इसमें पुट कर ले, जिस भी इक्वेशन में पुट कर ले, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अब इस पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर ले y पर, तो y एक्सपेक्टेशन जो है वो y बार के बराबर है और एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट जो है उसी कांस्टेंट की बराबर है। तो y पर जब आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेते हैं तो y बार इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। इस तरह अगर आप x पर एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेते हैं तो ये x बार बन जाएगी और यहाँ 4 एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, तो एक y बार इज इक्वल टू 5 एंड x बार इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 61, द आइडिया ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन वाज गिवन बाय। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन का जो आइडिया था ये किसने दिया था? ये कार्ल पियर्सन ने दिया था। ऑप्शन ए और बी में तो कार्ल पियर्सन नहीं है, ऑप्शन सी में है कार्ल पियर्सन, तो ये इसने दिया था ये आइडिया। ठीक है डियर्स। क्वेश्चन नंबर 62, कोरिलेशन कोफिशिएंट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर व्हाट? इन द ईयर 1890। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो था ये 1890 में इंट्रोड्यूस हुआ था और कार्ल पियर्सन ने किया था। ठीक है। Question number 63, the formula for simple correlation coefficient between the variables x and y with usual notations is। अच्छा, फार्मूला फॉर सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको r से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास का फार्मूला जो है वो कौन सा है? कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट वेरियंस ऑफ एक्स डॉट वेरियंस ऑफ वाई, ये जो है यूजुअल नोटेशन के साथ ये करेक्ट फार्मूला है। ठीक है। सेकंड नंबर है म्यू एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर द रूट म्यू डबल एक्स एंड म्यू डबल वाई, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई और म्यू एक्स वाई ये दोनों सेम चीज़ है। इसी तरह वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई जो है वो हम इन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ठीक है। सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स डॉट सिग्मा वाई, ये भी करेक्ट है।
ठीक है, क्योंकि सिग्मा एक्स जो है ये वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर द रूट के बराबर है, इस तरह सिग्मा वाई जो है वेरिएंस ऑफ वाई अंडर द रूट के बराबर है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ऑल द अबव ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आर फ्रॉम n paired sample values x i and y i is, अच्छा, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, फ्रॉम पेड सैम्पल वैल्यूज दैट इज एक्स आई एंड वाई आई इज, इसके लिए हमारे पास कौन सा जो फार्मूला है वो करेक्ट फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 64 का हमारे पास करेक्ट फार्मूला जो है यानी करेक्ट ऑप्शन ये सी है, आर इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर द रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डॉट समेशन वाई आई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, ये करेक्ट है, बाकी जो फार्मूलाज है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इफ रो is the simple correlation coefficient, the quantity rho square is known as coefficient of determination, coefficient of, ऑप्शन बी में है coefficient of non determination, ऑप्शन सी में है coefficient of alienation और ऑप्शन डी में है none of the above। if rho is the simple correlation coefficient, ठीक है, तो कहता है कि क्वांटिटी रो स्क्वायर इज नोन व्हाट, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। अगर रो जो है ये सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट हो तो रो स्क्वायर जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। जैसे कि हम सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट के लिए आर यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए हम आर स्क्वायर यूज़ करते हैं। यहाँ आर की जगह रो है तो रो स्क्वायर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, if rho is the simple correlation, the quantity 1 minus rho square is called what? Coefficient of determination, coefficient of non-determination, coefficient of alienation and option D में है none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि अगर रो हमारे पास सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है तो रो स्क्वायर जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है। यह अगर हम 1 से रो स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, इफ रो इज द correlation coefficient, the quantity 1 minus rho square under the root is termed as coefficient of determination, coefficient of non-determination, coefficient of alienation और ऑप्शन डी में है all the above। तो ये हमारे पास coefficient of alienation होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, the unit of correlation coefficients is kilogram per cc, percent, non-existing, none of the above। अच्छा, यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? यूनिट ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो है नॉन एग्जिस्टिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो वैल्यू है न तो हम वो किलोग्राम पर सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं न ही परसेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और नन ऑफ द अबव तो नहीं, ये नॉन एग्जिस्टिंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 67, द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, अच्छा, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट का रेंज जो है वो -1 से लेकर +1 तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, इफ रो इज इक्वल टू 1, the relation between the two variables x and y is x is proportional to x, y is inversely proportional to x, y is equal to x और ऑप्शन डी में है none of the above। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, y is proportional to x। जब रो की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि y is proportional to x and x is also proportional to y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, if रो of xy is equal to 0, the variables x and y are linearly related, ऑप्शन बी में है independent, ऑप्शन सी में है not linearly related और ऑप्शन डी में है none of the above। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है, not linearly related। अगर रो की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो तो इसका मतलब ये है कि x और y जो है ये linearly related नहीं है। अगर ये रो की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो तो ये हमारे पास लीनियरली रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72,
If rho xy is equal to -1, the relation between x and y is of the type what? When y increases, x also increases. When y decreases, x also decreases. X is equal to -y. When y increases, x proportionally decreases. अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। क्यों? आपको तो पता है कि जब हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के माबैन जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली है। मतलब इन दोनों के माबैन जो रिलेशनशिप है वो इस तरह है कि अगर एक को इंक्रीज़ किया जाए तो दूसरा जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप y को इंक्रीज़ करते हैं तो x जो है वो डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर आप y को डिक्रीज़ करते हैं तो x जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 73, द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज ऑफ ऑर्डर 2, 1, 0 एंड नन ऑफ द अबव। अच्छा, कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स की माबैन कोरिलेशन जो है वो किस टाइप का है? वो किस ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है या 0 ऑर्डर का? तो ये 0 ऑर्डर का है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 74, the geometric mean of the two regression coefficient byx and bxy is equal to what? ऑप्शन नंबर ए में है r, ऑप्शन नंबर बी में है r स्क्वायर, ऑप्शन सी में है 1 और ऑप्शन डी में है नन ऑफ द अबव। तो r का मतलब है कोरिलेशन कोफिशिएंट, b का मतलब r स्क्वायर का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, 1 तो 1 है और ऑप्शन डी में है। जब आप दो रिग्रेशन कोफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होता है। ठीक है, आर की यानी आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास बीटा एक्स वाई एंड बीटा वाई एक्स अंडर द रूट की बराबर होती है। ठीक है डियर्स, आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 74 तक जो एमसीक्यू से ये हमने सॉल्व की है ये काफ़ी है। उम्मीद है कि आपने इनसे कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ भी, और हमारे चैनल को वॉच करते रहिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट लेते हैं वो इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।